का यानी 500 प्लस जो हमने सीरीज चलाया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हिस्ट्री का, उसमें यह आपका 2 ऑफ 10 वीडियो होने वाला है। 2 ऑफ 10 मतलब क्या भाई, तो ये जो है आपका है ना कौन सा वीडियो होने वाला है, तो ये 2 ऑफ 10 यानी कि ये दूसरा वीडियो होने वाला है, 10 वीडियो में से दूसरा वीडियो। ठीक है, आपको टोटल 500 ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करने का हमने गारंटी लिया था। हालांकि हमने होम साइंस का कवर करा दिया, अब हिस्ट्री शुरू किए हैं, तो हिस्ट्री में ये हमारा सेकंड वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हमने 48 क्वेश्चन किया था पहले वीडियो में। ठीक है, चलिए हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या है, गीता में उपदेश दिया गया है, क्या गीता में उपदेश दिया गया है? कर्म करो, भविष्य की चिंता मत करो, कर्म फल हमारे हाथ नहीं, या फिर सभी सभी दिया गया है। क्या दिया गया गीता में उपदेश? कर्म करो, भविष्य की चिंता मत करो, कर्म फल हमारे हाथ नहीं। यह जो है कहाँ पे उपदेश दिया गया भाई? तो यह जो है हमारे गीता में उपदेश दिया गया। कहाँ पे? गीता में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भीम का पुत्र घटोत्कच, तो देखिए भीम का पुत्र कौन था? घटोत्कच। तो अर्जुन के शिष्य कौन थे? देखिए एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन को घुसेड़ दिया। ठीक है, भीम का पुत्र घटोत्कच, तो अर्जुन के शिष्य कौन थे? भीष्म, द्रोणाचार्य, विदुर, या फिर सभी। क्या पूछा है? अर्जुन के शिष्य, मतलब अर्जुन के शिष्य थे। कौन थे अर्जुन के शिष्य? है ना, अर्जुन शिष्य थे। कौन अर्जुन के शिष्य थे? है ना, यही क्वेश्चन पूछा गया भाई, कौन अर्जुन के शिष्य थे? तो याद रखिएगा द्रोणाचार्य का शिष्य था अर्जुन। ठीक है, क्या था? द्रोणाचार्य का शिष्य। घटोत्कच तो अर्जुन के शिष्य, मतलब अर्जुन किसके शिष्य थे भाई? द्रोणाचार्य के शिष्य थे। ठीक है, गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य थे अर्जुन। और एकलव्य भी द्रोणाचार्य का ही शिष्य था, लेकिन उनसे जो है उनका अंगूठा मांग लिया गया था। किससे? एकलव्य से। क्यों? ताकि अर्जुन जो है सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन सके उस समय। ठीक है, द्रोणाचार्य के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने की सेना में कौन था? युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने की सेना में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, या फिर ऑल। देखिए युद्ध भूमि में अगर देखें अर्जुन के सामने की सेना में भीष्म पितामह भी था, द्रोणाचार्य भी था यानी उनका गुरु भी था, और दुर्योधन तो था ही भाई। ये तो ऑल हो गया हमारा। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर यानी कि 52 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। गोत्र किसका सूचक था? प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज का, व्यावसायिक उपजातियों का, एक जाति विशेष निवास क्षेत्र का, या कोई नहीं। याद रखिएगा गोत्र जो है वो प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज का सूचक था। मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है? मानव जीवन का जो संपूर्ण जीवन है इसको कितने आश्रम में बांट करके विभाजित, मतलब एक इसका विभाजन किया गया है? तो याद रखिएगा 4 आश्रम में इसे बांटा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानेश्वर संत ने गीता पर टीका मराठी में लिखा था। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से एक तो और पूछेगा कि मानेश्वर संत ने गीता पर टीका किस भाषा में लिखा? मराठी में। ठीक है, तो पंचतंत्र का रचना किसने किया? पंचतंत्र का रचना, पंचतंत्र क्या क्वेश्चन है? पंचतंत्र। याद रखिएगा पंचतंत्र के रचयिता थे विष्णु शर्मा। ठीक है, चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है भाई? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अशोक, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, या स्कंदगुप्त। याद रखिएगा प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के नालंदा विश्वविद्यालय पूछा गया, कौन सा विश्वविद्यालय? नालंदा विश्वविद्यालय, तो कुमारगुप्त इसके संस्थापक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहलाने वाला काल कौन सा था? तो याद रखिएगा स्वर्ण काल कहलाने वाला काल था गुप्त काल। ठीक है, मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? मेगास्थनीज जो कि यूनान के राजदूत थे। ठीक है, इंडिका के रचयिता थे। मेगास्थनीज जो कि इंडिका के रचयिता थे, इंडिका के रचनाकार थे, वो किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? ठीक है, किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में वो आया था। ठीक है, चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। चीनी यात्री फाहियान किस शासक के काल में भारत आया था? चीनी यात्री फाहियान जो थे वो किस शासक के काल में भारत आया था? याद रखिएगा विक्रमादित्य के शासन काल में। फाहियान किस शासक के काल में? विक्रमादित्य के काल में। मेगास्थनीज किसके काल में और किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अगला है, वानभट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासन काल का वर्णन है? वानभट्ट की, क्वेश्चन यहाँ से दो तरह के पूछ सकता है कि कादम्बरी किन की रचना है? वानभट्ट की। और इसमें जो है किसके शासनकाल का वर्णन देखने को मिलता है? तो याद रखिएगा वानभट्ट की रचना कादम्बरी में हर्षवर्धन के शासनकाल का वर्णन मिलता है। ठीक है, अगला है, इंडिका के रचयिता मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? कौन से यूनानी शासक के राजदूत के रूप में ये पाटलिपुत्र आया था? कौन? यूनानी शासक जो कि इंडिका के रचयिता थे मेगास्थनीज, कौन से यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? सिकंदर, ये भाई यूनानी राजदूत था, या फिर सेल्यूकस, अशोक, या फिलिप। याद रखिएगा सेल्यूकस जो है ना, सेल्यूकस उसके क्या बोलते हैं, सेल्यूकस के थी में, किसमें? तो सेल्यूकस के राजदूत बन करके वो जो है पाटलिपुत्र आया था। राजदूत मतलब समझ रहे हैं ना, उसका मतलब एक प्रहरी टाइप का बोल सकते हैं, या फिर जैसे आप रामायण वगैरह देखे होंगे तो उसमें जो है क्या था,
राजदूत बन करके यानी दूत बन करके कौन गया था, शांति दूत बन करके अंगद गया था रावण के दरबार में, उसी तरह से राजदूत आप कह सकते हैं। ठीक है, अगला है अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी? अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत, कौन से झील? सुदर्शन झील। नरेंद्र मोदी ने, अशोक ने, रुद्रदमन ने या कनिष्क ने? याद रखिएगा, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत जो है रुद्रदमन ने करवाया था। किसने करवाया था? रुद्रदमन ने। अगला है मौर्यकालीन कलिंग राज्य की स्थिति क्या थी? मतलब कहाँ स्थित था मौर्यकालीन जो कलिंग राज्य था, मौर्यकालीन कलिंग राज्य वो कहाँ स्थित था? ठीक है, ऑप्शन है बिहार में, उड़ीसा में, बंगाल में या मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा, कलिंग जो है वो उड़ीसा में स्थित था, जो कि मौर्यकालीन की बहुत ही महत्वपूर्ण राजधानी रही थी, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल रहा था। ठीक है, अगला है मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र, इनके अंतिम राजा कौन थे? मौर्य वंश की राजधानी कौन क्या थी, मतलब कहाँ थी मौर्य वंश की राजधानी? पाटलिपुत्र। ठीक है, मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र। इनका अंतिम राजा कौन था? अशोक, कुणाल, वृहद्रथ या संप्रति? तो याद रखिएगा, मौर्य वंश की राजधानी जो कि पाटलिपुत्र पड़ता है, इनका राजा अगर बोलें यानी अंतिम राजा अगर बोलें तो कौन था? वृहद्रथ। कौन था? वृहद्रथ। ठीक है, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धम्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा था? धम्म प्रचार, जो कि धम्म का प्रचार करवाया था ना अशोक ने, है ना, तो अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को जो है किस देश में भेजा था धम्म प्रचार के लिए? जापान में, मिस्र में, वर्मा में या सिंघल द्वीप में? याद रखिएगा, सिंघल द्वीप भेजा था उसे। ठीक है, सिंघल द्वीप मतलब समझ रहे हैं ना, यानी क्या बोलते हैं यार इसको, श्रीलंका का एक क्षेत्र आता है सिंघल द्वीप, उसी टाइप का है। ठीक है, वहीं पे इन्होंने उसको भेजा था, अशोक और महेंद्र और संघमित्रा को। अगला है मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? मुख्य न्यायाधीश, अंतःपुर का रक्षक या केंद्रीय मंत्री या राजकीय कर संग्रह अधिकारी? तो समाहर्ता कौन होता था? राजकीय कर संग्रह अधिकारी को ही समाहर्ता कहा जाता था मौर्य काल में। मौर्य काल में ब्राह्देय क्या था? पशुदान, धन दान, कृषिदान या भूमिदान? तो भूमिदान जो है मौर्य काल में ब्राह्देय था, ब्राह्मदेय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, देखिए अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया? कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर के बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया? उपाली, उपगुप्त, उपाली, नागासेन या राधागुप्त? याद रखिएगा, उपगुप्त के प्रभाव में आकर के ये बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया था। कौन? अशोक। ठीक है, चलिए 68 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? उत्तर पश्चिम भारत से, कहाँ से? उत्तर पश्चिम भारत से किस लिपि का प्रयोग किया गया अशोक के? ठीक है, ब्राह्मी लिपि, अरामाइक लिपि, खरोष्ठी लिपि या कोई नहीं? तो खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया। उत्तर पश्चिम से जितने भी अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए, पौराणिक अभिलेख, उन सब में जो है खरोष्ठी लिपि का प्रयोग हुआ है। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित हुआ था? अशोक द्वारा जो प्रचारित बौद्ध धर्म था, उसने भाई बौद्ध धर्म का प्रचार तो किया उसने, है ना, उससे पहले युद्ध भी लड़ा है। आपने कहानी तो सुना ही होगा, बहुत ही ज़्यादा इसके जैसा युद्ध लड़ने वाला है ना, हिंदू सम्राट कोई और हुआ ही नहीं। कलिंग का फाइल ऐसे हाथों से निपटाया कि मतलब इसका खौफ इतना था लोगों में कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बावजूद भी इसके राज पर किसी को आक्रमण करने की औकात नहीं होती थी, इतना खौफ था इसका, सोच सकते हैं अशोक का। ठीक है, तो वही बोल रहा है, अशोक द्वारा प्रचारित जो बौद्ध धर्म था कहाँ प्रचलित हुआ था? श्रीलंका में, ब्रिटेन में, जापान में या सीरिया में? तो श्रीलंका में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुआ था इनके द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म। ठीक है, चलिए 70 नंबर क्वेश्चन आप क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखिए ना, अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा 44 अभिलेख अभी तक टोटल इनके प्राप्त हुए हैं। जरासंघ का संबंध किस वंश से था? जरासंघ, इनका संबंध किस वंश से था? हर्यक वंश से, मौर्य वंश से, नंद वंश से या वृहद्रथ वंश से? तो जरासंघ का संबंध की अगर बात करें, जरासंघ का संबंध तो वृहद्रथ वंश से था। कौन सा वंश से जरासंघ का संबंध था? वृहद्रथ वंश से। ठीक है, बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? बिंबिसार का संबंध कौन से वंश से था? भाई बिंबिसार है ना, बिंदुसार नहीं, एक बिंदुसार भी है और एक बिंबिसार भी है। ठीक है, बिंदुसार भी है और एक बिंबिसार भी है। तो बिंबिसार पूछा गया तो बिंबिसार जब पूछे तो भाई हर्यक वंश। ठीक है, लेकिन बिंदुसार अगर पूछे तो वो हमारा जाता है अलग वंश में जाता है। ठीक है, हर्यक वंश सबसे पुराना वंश माना जाता है। आप यहाँ से एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मतलब मगध साम्राज्य का सबसे पुराना वंश हर्यक वंश को ही माना जाता है मेनली। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, हमला देखते हैं हम लोग। अब 73 नंबर क्वेश्चन हम लोग फोकस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, मगध का प्राचीनतम राजवंश हर्यक वंश, तो इसकी प्राचीन राजधानी कहाँ थी?
मगध का प्राचीनतम राजवंश हर्यक वंश। इसकी प्राचीन राजधानी कहाँ थी? वैशाली। प्राचीन राजधानी सबसे पुराना पाटलिपुत्र, राजगृह या गया। तो याद रखिएगा सबसे प्राचीन राजधानी की अगर बात करें तो कहाँ था भाई? तो सबसे प्राचीन राजधानी था राजगृह, जो कि बिंबिसार ने बनवाया था। ठीक है, राजगृह इसकी सबसे प्राचीन राजधानी थी। और अगर कहें भाई पाटलिपुत्र बना था क्या? हाँ बना था। पाटलिपुत्र किसने बनाया था? तो आपको पता होगा उदयन ने बनाया था पाटलिपुत्र को अपना राजधानी। और इसकी स्थापना, पाटलिपुत्र की स्थापना भी उदयन ने ही की थी, जो कि पिछले क्लास में हम लोग देखे थे। गंगा सोन पुनपुन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। किसने? उदयन ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? भारत का नेपोलियन अशोक को, समुद्रगुप्त को, अकबर को या चंद्रगुप्त मौर्य को? याद रखिएगा समुद्रगुप्त को जो है ना भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, कालिदास किसके समकालीन थे? कालिदास जो है वो किसके समकालीन थे? अशोक के, चंद्रगुप्त टू के, कनिष्क के या समुद्रगुप्त के? याद रखिएगा कालिदास समकालीन पूछ रहा है ना? क्या पूछ रहा है? समकालीन। कालिदास किनके समकालीन थे? याद रखिएगा चंद्रगुप्त टू के समकालीन थे कालिदास। ठीक है, किसके समकालीन? चंद्रगुप्त टू के समकालीन। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है, धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? धर्म विजय, ठीक है, मतलब धर्म विजय जो हुआ है, कलिंग युद्ध जो हुआ था, ठीक है, उसका वर्णन जो है मतलब कौन से अभिलेख में हमको देखने को मिलता है? यही क्वेश्चन पूछा गया भाई, कौन से अभिलेख में हमें देखने को ये मिलता है। ठीक है, अगर देखें धर्म विजय की बात करें या कलिंग युद्ध की बात करें तो ये जो है हमारा 13वें शिलालेख यानी 13वें अभिलेख में देखने को मिलता है। ठीक है, चाहे धर्म विजय हो या कलिंग युद्ध हो, ये दोनों का उल्लेख जो है किस में मिलता है? 13वें शिलालेख में। टोटल शिलालेख कितना प्राप्त हुआ है? 44 शिलालेख इनका प्राप्त हुआ है, 44 अभिलेख इनका प्राप्त हुआ है। ठीक है, भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? मतलब सबसे प्राचीन ज्ञात अभिलेख कौन सा है भारत का? याद रखिएगा भारत का सबसे प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख जो है वो है वोगजा कोई का अभिलेख। क्या है? वोगजा कोई का अभिलेख। ठीक है, वोगजा कोई का अभिलेख भारत का सबसे प्राचीनतम और ज्ञात अभिलेख है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पटना का वासी आर्यभट्ट, मतलब आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? पटना का। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी कहाँ थी? पटना का वासी आर्यभट्ट, है ना? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तोसाली, पाटलिपुत्र, उज्जैनी या तक्षशिला? तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो क्या बोलते हैं यार, कलिंग की राजधानी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो कलिंग की राजधानी थी वो थी तोसाली। कहाँ थी भाई? तोसाली। ठीक है, द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता था? द्वितीय नगरीकरण जो नगर द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता था? ताम्रयुगीन नगर, कांस्ययुगीन नगर या लौहयुगीन नगर? याद रखिएगा लौहयुगीन नगर द्वितीय नगरीकरण के नगरों को कहा गया। क्यों भाई? क्योंकि पहला नगरीकरण तो सबसे प्राचीन नगरीकरण तो वही हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद दूसरा आया वैदिक सभ्यता, लेकिन वैदिक सभ्यता तभी नगर बना, जबकि वैदिक सभ्यता क्या था भाई? ग्रामीण था ना। लेकिन वो नगर कब बना? जब लोहा का खोज हुआ, तो जब लौह युग आया तो इसलिए लौहयुगीन नगर उसको कहा दिए। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं यानी चाणक्य हैं। इनकी रचना कब हुई थी? है ना, अर्थशास्त्र के लेखक यानी रचनाकार हैं चाणक्य जी। इनकी रचना कब हुई थी? इनकी रचना कब हुई थी? याद रखिएगा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है, अर्थशास्त्र कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख, मतलब अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख देखने को मिलता है? तो ये आठ प्रकार के। ठीक है, अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है? 8 प्रकार के विवाहों का। चाहे मनुस्मृति में पूछे, अर्थशास्त्र में पूछे, महाभारत में पूछे, 8 प्रकार का विवाह ही आपको बताना है। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र कौन थे? फाहियान, हुएनसांग, कुमारगुप्त या हर्ष? नालंदा विश्वविद्यालय पूछा गया है। कौन सा विश्वविद्यालय? नालंदा विश्वविद्यालय। हुएनसांग जो है नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, रथमूसल नामक आक्रामक यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया गया था? याद रखिएगा मगध जनपद। कौन सा जनपद? मगध जनपद में किया गया था। रथमूसल नामक सबसे घातक और आक्रामक यंत्र था। ठीक है, इसका प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने लिखा वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न हो? किसने लिखा था? वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न हो। किसने लिखा था? ये कौटिल्य यानी जिसको हम लोग चाणक्य कहते हैं। ठीक है, चाणक्य जिसको कहते हैं उसी ने लिखा था वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न हो। अगला है, तक्षशिला किस राज्य में स्थित था? तक्षशिला जो है वो किस राज्य में स्थित था? तक्षशिला किस राज्य में स्थित था? गंधार में। कहाँ पे था तक्षशिला स्थित? गंधार में। तक्षशिला कहाँ पे स्थित था? गंधार में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा के साथ किया था? सेल्यूकस जो कि एक यूनानी शासक थे, उन्होंने जो है अपनी पुत्री का विवाह किस राजा के साथ, किस भारतीय राजा एक तरह से बोल सकते हैं, उसके साथ उन्होंने किया था। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा के साथ
किया था, है ना। तो याद रखिएगा सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य राजा के साथ किया था, ठीक है। और सेल्यूकस ने ही मेगास्थनीज को क्या बोलते हैं यार, यूनान के सॉरी यार यूनान का राजदूत बना करके उसको जो है भेजा था मेगास्थनीज को, ठीक है। सेल्यूकस नहीं भेजा था, यूनान का ही था भाई ये, ठीक है। उसने इसको भेजा था और किसके दरबार में भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही भेजा था। अंगराज्य आधुनिक बिहार के किस जिले में स्थित था? अंगराज्य आधुनिक बिहार के किस जिले में स्थित था? पटना, नालंदा, भागलपुर या गया? याद रखिएगा भागलपुर जिला को पहले अंगराज्य कहा जाता था, अंगराज, ठीक है। अंगराज कर्ण नहीं। अगला है मौर्य वंश के संस्थापक कनिष्क, अशोक, कुणाल या चंद्रगुप्त? मौर्य वंश के संस्थापक की अगर बात करें, कौन था मौर्य वंश के संस्थापक? भाई चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, जिसको चाणक्य ने बनाया था। इंडिका मेगास्थनीज का है क्या है? जीवनी है, साक्षात्कार है, यात्रा वृत्तांत है या शासक रचना है? तो याद रखिएगा इंडिका की जो रचना मेगास्थनीज ने की थी वो यात्रा करते करते लिखी थी। यात्रा के दौरान जब कोई रचना की जाती है साहित्य की तो उसको यात्रा वृत्तांत कहा जाता है। तो मेगास्थनीज की इंडिका जो थी वो क्या थी? यात्रा वृत्तांत, यानी सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? समुद्रगुप्त की तुलना की अगर बात करें तो नेपोलियन से की जाती है। किससे की जाती है? नेपोलियन से की जाती है समुद्रगुप्त की तुलना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में, तक्षशिला में, उज्जैनी में या श्रवणबेलगोला में? श्रवणबेलगोला में हुआ था, जो कि कर्नाटक स्थित एक पर्वत है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य मानने वाला था, क्या मानने वाला था? चंद्रगुप्त मौर्य जो है क्या मानने वाला, कौन सा धर्म मानने वाला चंद्रगुप्त मौर्य था? शैव धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या वैष्णव धर्म? याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन धर्म के मानने वाले थे, ठीक है। और यही जैनिज्म के साथ जो है वो गया था दक्षिण भारत, जहाँ पे कर्नाटक स्थित श्रवणबेलगोला पर्वत पे उनका निधन हो गया था। राजगृह की नगर वधु का नाम क्या था? याद रखिएगा सालवती। क्या नाम था? सालवती। राजगृह की नगर वधु का नाम सालवती। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है और यही सब पूछबे करेगा। 500 जो क्वेश्चन आपको देंगे ना उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा, ठीक है, गारंटी आपका है। अगला है शक संवत की शुरुआत मानी जाती है कब से? शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है भाई? शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? याद रखिएगा 78 ईस्वी से ही शक संवत की शुरुआत मानी जाती है। जैसे हम लोग का हिंदू कैलेंडर जो है विक्रम संवत है ना, विक्रम संवत जो है, जो कि भारतीय संवत विक्रमादित्य ने जो शुरू किया था, ये कब शुरू किया था भाई? 57 BC में, 57 ईसा पूर्व में उन्होंने पूरे विश्व को जीत लिया था, पूरे दुनिया को उसके हाथ में आ गया था और उसने एक कैलेंडर चलाया था जिसको बोलते हैं विक्रम संवत। अगर आप नहीं जानते विक्रम संवत के बारे में तो आप सर्च कर सकते हैं भाई विक्रम संवत क्या है, इससे बाय राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट, ठीक है, आपको आराम से समझा दिया जाएगा उस वीडियो में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। शक संवत की शुरुआत पता चल गया 78 ईस्वी में हुआ था शक संवत की शुरुआत। किसने भारत की तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? भारत की तक्षशिला विश्वविद्यालय में किसने अध्ययन किया था? यही है ना, तो याद रखिएगा कौटिल्य ने, ठीक है, कौटिल्य यानी चाणक्य। प्राचीन भारत में उदंतपुरी विश्वविद्यालय विद्यालय कहाँ है? प्राचीन भारत में उदंतपुरी विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ देखने को मिलता है? याद रखिएगा मगध में है, ठीक है। सिक्के पर वीणा बजाते हुए किस गुप्त शासक को दिखाया गया है? समुद्रगुप्त को। कहाँ है भाई? समुद्रगुप्त, है ना। सिक्के पर वीणा बजाते हुए किस गुप्त शासक को दिखाया गया है? ठीक है, समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, 2 क्वेश्चन तो और बचा ही है मात्र। देखिए क्वेश्चन है प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? प्रयाग प्रशस्ति पूछा गया, क्या पूछा गया है? प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? याद रखिएगा इसका संबंध भी समुद्रगुप्त से ही है। किसे प्रियदर्शी कहा जाता है? अशोक शासक को जो है प्रियदर्शी कहा जाता है। तो यहाँ से आपका ये भी खत्म हुआ भाई, यानी कि हमने 100 क्वेश्चन जो है आपका 2 वीडियो में कवर कर दिया और आपका जो है 8 वीडियो और अभी आएगा आपका, ठीक है। 50-50 क्वेश्चन करके ही आपको देते हैं ताकि आप लंबा ज़्यादा वीडियो ना बने, ताकि आप बोर ना हो जाएं, ठीक है। तो धीरे धीरे आप तैयारी करते जाइए, आप बहुत ही जल्दी कवर हो जाएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।